जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम यानी इन्वायरमेंट एक्ट 1986, जो कि आपके यूपीएसआई के मूल विधि का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और पिछले साल भी इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना। मैंने चीज़ों को काफ़ी हद तक समराइज़ करने की कोशिश की है। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि कोई भी बिल अगर संसद में पारित होता है तो बिना राष्ट्रपति के स्वीकृति के वो अधिनियम या एक्ट नहीं बनता है। तो इस अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम था, इसको राष्ट्रपति की स्वीकृति 23 मई 1986 को मिली थी और 23 मई 1986 को ही ये अधिनियम पूरे भारत में लागू हुआ था। इस पॉइंट को भी आप याद रखिएगा और चीज़ों को लिखते हुए चलिएगा। सेकंड, मैं बात करता हूँ कि इस अधिनियम में टोटल चैप्टर कितने हैं, कुल अध्याय कितने हैं। तो 4 अध्याय इस अधिनियम में दिए हुए हैं और 4 अध्यायों के अंतर्गत टोटल 26 धाराएं इस अधिनियम में बताई गई हैं। ठीक है, अभी हम लोग बारी बारी किस धारा में क्या चीज़ बताई गई है वो भी हम लोग पढ़ेंगे। उसके पहले आप ये जान लो, इसमें जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है। इसका मतलब ये है कि अगर इस अधिनियम में कोई भी बदलाव करना है, कोई भी नियम बनाना है, पर्यावरण सुरक्षा को लेकर कोई उपाय करना है, तो इन सब चीज़ों की पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होती है। ठीक है, अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपनी धाराएं, यानी कि किस धारा में क्या बताया गया वो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम लोग सेक्शन 1 की बात करें तो सेक्शन 1 आप मूल विधि का कोई भी टॉपिक उठा लेना। अगर किसी अधिनियम के बारे में आप पढ़ रहे हो तो वो सेक्शन 1 उस अधिनियम का जो भी होगा वो हमेशा आपको उस अधिनियम का नाम, विस्तार और प्रारंभ बताएगा। मतलब कि उस अधिनियम का नाम क्या है, वो कब प्रारंभ हुआ और इसका विस्तार कहाँ पर है। तो इस अधिनियम की बात करें तो इसका नाम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 है। विस्तार आपका पूरे भारत में इसका विस्तार है और प्रारंभ कब हुआ, 23 मई 1986। आई होप इतनी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं, पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो बना इसकी शुरुआत कैसे हुई और इसको बनाया क्यों गया। पहला पॉइंट मैंने लिख रखा है स्टॉकहोम सम्मेलन। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूँ कि पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ उपाय किए गए थे या नियम कानून बनाने के लिए एक सम्मेलन का आयोजन किया जाता है संयुक्त राष्ट्र में, जिसमें लगभग सभी देश शामिल होते हैं। उसमें भारत भी शामिल होता है, लेकिन भारत कोई भी अधिनियम नहीं बनाता है। इस स्टॉकहोम सम्मेलन में ये होना था कि पर्यावरण को कैसे बचाया जा सकता है, उसकी सुरक्षा कैसे की जा सकती है, इसके उपलक्ष्य में कुछ नियम बनाए गए थे, कुछ अधिनियम कानून बनाए गए थे। ठीक है, लेकिन इसमें भारत शामिल तो होता है लेकिन कोई भी नियम या कानून नहीं बनाता है। फिर दूसरी घटना होती है भोपाल गैस त्रासदी। भोपाल गैस त्रासदी आपकी 2-3 दिसंबर की रात को 1984 की बात है, जब भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड का कारखाना था जिसमें 2-3 दिसंबर की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट नामक गैस की लीकेज हो जाती है। इससे होता यह है कि जो वहाँ के आसपास के लोग थे उनमें से 2500 लोगों की मौत हो जाती है उसी रात को। तो इस घटना के होने के बाद भारत सरकार को ऐसा लगा कि नहीं, पर्यावरण संरक्षण के सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करना चाहिए, कोई अधिनियम इस पे बनाना चाहिए। तो इस घटना के बाद ही भारत सरकार ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाया था। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होंगी। अब अगर हम लोग बात करें कि पर्यावरण संरक्षण के बारे में अपने संविधान में क्या बताया गया है, तो 2 आर्टिकल आपको याद रखने हैं। एक आर्टिकल आपका 48 का सब क्लॉज ए याद रखना है। 48 सब क्लॉज ए का मतलब है, देखो अगर आपने पॉलिटी पढ़ रखी है तो शायद आपने डीपीएसपी पढ़ा होगा। ठीक है, डीपीएसपी में ये आर्टिकल दिया हुआ 48 का सब क्लास ए। अब अगर किसी आर्टिकल में सब क्लास लगा हुआ आता है, सब क्लास का मतलब होता है जैसे ये आर्टिकल लिखा हुआ 48, ठीक है, तो 48 का ये सब क्लास होता है, जो ए मैंने लिख दिया इसको बोलते हैं सब क्लास। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि इस आर्टिकल को किसी संशोधन के बाद जोड़ा गया है। ठीक है, पहले तो 48 रहा होगा ना, 48 रहा होगा, बाद में उसमें ए जुड़ा है, तो किसी संशोधन के बाद ही ये जुड़ा होगा। तो इसमें जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था, हमारे कानून में, हमारे संविधान में 42वां संविधान संशोधन किया गया था 1976 में। उसके बाद इस आर्टिकल को जोड़ा गया था, जो कि एक डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसमें भी आपको बताया गया है पर्यावरण संरक्षण के संवर्धन के लिए और उसकी सुरक्षा के लिए। ठीक है, आपको एक आर्टिकल 48 सब क्लॉज ए याद रखना है। दूसरा आपको क्या 51 ए का जी याद रखना है। आपको ये भी पता होगा, अगर पॉलिटी पढ़ रखी है तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं 51 ए में। ठीक है, तो उसका जो सब क्लॉज जी है वो आपको याद रखना। उसमें भी हमें एक कर्तव्य दिया गया है कि हमें अपने पर्यावरण की सुरक्षा करनी है, उसको उसका संवर्धन करना है। ठीक है, तो हमारी एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, मौलिक कर्तव्य है, दूसरा हमारा डीपीएसपी है। 2 आर्टिकलों में पर्यावरण सुरक्षा के बारे में बताया गया है अपने
संविधान में, ठीक है, और दोनों आर्टिकलों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 से, ठीक है। सेक्शन 2 पे आते हैं। अब आप मूल विधि में किसी भी एक्ट को अगर आप पढ़ते हो तो उसका जो सेक्शन 2 होगा वो हमेशा उस अधिनियम की परिभाषाओं को बताएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने महत्वपूर्ण परिभाषाएं लिख रखी हैं। एक तो पर्यावरण है। अब पर्यावरण क्या होता है, पर्यावरण की परिभाषा क्या होती है? पर्यावरण की परिभाषा होती है जो चीज़ें हमारे आसपास फैली हुई हैं वही पर्यावरण है, ठीक है। आपको रटना नहीं है, बस जो चीज़ें आपको दिख रही हैं जो हमारे चारों ओर फैली हुई है वही पर्यावरण है। जैसे क्या, वायु हो गया, जल हो गया, मिट्टी हो गई, नदी हो गए, झरने हो गए, झील हो गई, ये सब पर्यावरण के अंतर्गत आता है, यही हमारा पर्यावरण है। तो एक तो ये परिभाषा बताई गई है। दूसरी, पर्यावरण प्रदूषक के बारे में बताया गया। अब पर्यावरण प्रदूषक क्या होते हैं? तो पर्यावरण प्रदूषक जैसे जो चीज़ें, जैसे कोई ठोस भी हो सकता है, कोई तरल भी हो सकता है, कोई गैसियस पदार्थ भी हो सकता है, जो चीज़ें हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुँचाएँ, उनको हानि पहुँचाएँ, वो पर्यावरण प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। इतना चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अब बात करते हैं सेक्शन 3 में क्या दिया गया है, ठीक है। सेक्शन 3 में आप हमेशा अगर मूल विधि का कोई भी अधिनियम पढ़ते हो तो 2 धाराएं हमेशा याद रखना। सेक्शन 1 उसका संक्षिप्त नाम, उसका विस्तार और उसका प्रारंभ बताएगा। सेक्शन 2 हमेशा उस अधिनियम की परिभाषा बताएगा। अब सेक्शन 3 देखते हैं, यानी धारा 3 देखते हैं हम लोग। धारा 3 में पर्यावरण के संरक्षण और सुधार के लिए उपाय करने की केंद्र सरकार की शक्ति के बारे में बताया गया है। अब देखो, धारा 3 जो है उसमें पर्यावरण संरक्षण के उपाय, क्या उपाय हो सकते हैं, क्या नियम बनाए जा सकते हैं, ये सब केंद्र सरकार के हाथ में है। अब हमारे पीएम मोदी जी तो आएंगे नहीं पर्यावरण सुरक्षा करने के लिए, तो वो लोग क्या करेंगे, किसी न किसी प्राधिकरण का गठन कर देंगे। प्राधिकरण का गठन करने के बाद उस प्राधिकरण के पास शक्तियाँ होती हैं और उसका कार्य होता है कि आप पर्यावरण को सुरक्षित रखो और इसमें कुछ कानून आप बना सकते हो, कैसे आपको इसकी सुरक्षा करनी है, ये सारी चीज़ें उसको सौंप दी जाती हैं, वही उस चीज़ को देखता है, ठीक है। तो प्राधिकरण का गठन करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये गठन किया जाता है, ठीक है। आगे बात करें तो इसी तरह एक प्राधिकरण का गठन करती है सरकार 2010 में, ठीक है। 18 अक्टूबर 2010 को सरकार एनजीटी का गठन करती है। एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, यानी राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण। इसका गठन केंद्र सरकार के द्वारा 18 अक्टूबर 2010 को किया जाता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या होगा? एक तो केंद्र सरकार के लिखित निर्देश का पालन करेगा ये। जैसे इस प्राधिकरण में, प्राधिकरण तो केंद्र सरकार ने बना दिया, अब इसके कार्य भी सौंपने होंगे, तो केंद्र सरकार क्या करेगी, इस प्राधिकरण को कुछ लिखित निर्देश देगी। तो उस लिखित निर्देश के बारे में बताया गया है सेक्शन 5 में, ठीक है। जो भी लिखित निर्देश केंद्र सरकार देगी वो सेक्शन 5 में आपके दिए हुए हैं, ठीक है। अब सेक्शन, अगर कोई व्यक्ति या कोई भी अधिकारी ऐसा है जो इस लिखित निर्देश का पालन नहीं करता है तो वो एनजीटी में अपील कर सकता है, और ये चीज़ बताई गई है आपके सेक्शन 5A में। दोनों आर्टिकल आपको यहीं से याद रखने हैं या लिख लेने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका एक पॉइंट लिखा हुआ है, इसको स्टार मार्क करके आप ऐड कर लेना। पर प्रदूषण नियंत्रण की सर्वोच्च संस्था कौन सी है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या सीपीसीबी, सीट, ठीक है, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ये इसका फुल फॉर्म है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग देखते हैं सेक्शन 4 को। सेक्शन 4 में क्या बताया गया है? देखो, प्राधिकरण बन गया, चीज़ें आपको रटनी नहीं है, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे समझते हुए चलना आप। एक प्राधिकरण केंद्र सरकार बना दिया। अब केंद्र सरकार ने प्राधिकरण बना दिया, इसके लिए प्राधिकरण तो बन गया, अब इसको संचालित करने के लिए, इसको चलाने के लिए कुछ अधिकारियों की ज़रूरत होगी। तो ये सेक्शन 4 में बताया गया है कि जो प्राधिकरण बना है उसमें अधिकारियों की नियुक्ति होगी और उनकी शक्तियों और उनके कार्य के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब सेक्शन 5 मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि सेक्शन 5 में केंद्र सरकार के लिखित निर्देश होते हैं, और सेक्शन 5A में एनजीटी में आप उस लिखित निर्देश के अगर कोई पालन नहीं करता है तो उसमें आप अपील कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ से सेक्शन 7 यानी धारा 7 को आपको पढ़ना है। इसमें दिया हुआ है, उद्योग चलाने वाले या कोई और काम करने वाले लोगों को मानकों से ज़्यादा पर्यावरण प्रदूषण नहीं छोड़ने चाहिए। अब इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने एक कारखाना स्थापित किया, ठीक है, तो मुझे एक मानक दे दिया जाएगा कि आप इस मानक तक पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हो। तो वही चीज़ इसमें बताई गई है कि कोई भी कारखाना चलाने वाला व्यक्ति या कोई भी कारखाना पर्यावरण को मानक के अंदर ही पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उससे ज़्यादा पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते, जो भी मानक गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए हैं, ठीक है। सेक्शन 7 ये बताता है। अब आपको पढ़ना है सेक्शन 10, ठीक है। सेक्शन 10 में प्रवेश और निरीक्षण की शक्तियाँ हैं। अब सेक्शन 10 ये कैसे समझोगे? जैसे मान लो कि ये कोई एरिया है, ठीक है, ये मान लो कोई एरिया है, इसमें पर्यावरण प्रदूषण
किया जा रहा है, पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, तो जो भी अधिकारी केंद्र सरकार ने नियुक्त किए हैं वो इस एरिया में प्रवेश कर सकते हैं और उसका निरीक्षण कर सकते हैं। ये बात धारा 10 में बताई गई है। ठीक है, अब आपको याद रखना है सेक्शन 11। सेक्शन 11 आप कैसे याद रखोगे? जो भी अधिकारी अब सेक्शन उस एरिया में जाएगा, जैसे इस एरिया में हो रही है आपकी पर्यावरण प्रदूषण, इस एरिया में हो रहा है, तो इसमें अधिकारी पहुंच गए। ठीक है, अधिकारी पहुंच गए किस धारा से? सेक्शन 10 में। तो अधिकारी जो जाएंगे वो क्या करेंगे? वहाँ बैठेंगे तो है नहीं, वो लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ से नमूना उठा सकते हैं। नमूना मतलब, अब नमूना क्या कैसे उठाएंगे? जो वहाँ की मिट्टी होगी, जल होगा, वहाँ की वायु होगी, उसका एक सैंपल उठाएंगे और लेके चले आएंगे। ठीक है, अब जेब में रख के नहीं लाएंगे वो। अब उसका क्या करेंगे? ये सेक्शन 12 में बताया गया है। सेक्शन 12 में बताया गया है, इस धारा के मुताबिक केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके पर्यावरण प्रयोगशालाएं स्थापित कर सकती है। देखो, आपने पीछे पढ़ा सेक्शन कौन सा? सेक्शन आपने पढ़ा है 11। सेक्शन 11 में क्या बताया गया है कि जो भी अधिकारी प्रवेश करेगा जहाँ पे पर्यावरण को दूषित किया जा रहा है, वो वहाँ से नमूना उठा सकता है, नमूना उठाने की शक्ति होगी। अब नमूना को उठा के वो जेब में रख के अपने घर तो नहीं ले जाएगा ना, तो उसके लिए क्या करेगी केंद्र सरकार? प्रयोगशालाएं बनवाएंगी। ठीक है, एक भी बनवा सकती, एक से ज़्यादा भी बनवा सकती है। उन प्रयोगशालाओं में उसका टेस्ट किया जाएगा। तो ये बात बताती है आपकी जो धारा 12 है, ये बताती है कि केंद्र सरकार प्रयोगशालाओं का निर्माण कर सकती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 13 में। देखो, ये जो है सेक्शन 12 का सब क्लॉज ए है। ठीक है, ये वाला, और ये जो है सब क्लॉज 2 है इसका। केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके पर्यावरण प्रयोगशाला में जुड़े नियम बना सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ आप मत याद करो, बस इतना याद करो, पर्यावरण प्रयोगशालाएं जो बनेंगी उसमें उससे रिलेटेड जो नियम होंगे वो केंद्र सरकार बना सकती है। और सब क्लॉज ए में जो दिया गया है वो बताता है पर्यावरण प्रयोगशालाएं बनाई जा सकती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सेक्शन 13 देखते हैं हम लोग। सेक्शन 13 में क्या लिखा हुआ है? अब प्रयोगशाला बन गई तो अब उनका काम भी तो होगा कुछ ना। तो सेक्शन 13 वही बताती है कि केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना जारी करके सरकारी विश्लेषकों की नियुक्ति या मान्यता दे सकता है। आपने रिपोर्ट, आपने नमूना उठाया सेक्शन 11 से, सेक्शन 12 में आपने प्रयोगशाला में वो नमूना जाके दे दिया। ठीक है, अब नमूना आपने दे दिया, सैंपल उठा के दे दिया, उसकी टेस्टिंग कौन करेगा? उसका टेस्ट कौन करेगा? उसके लिए एक विश्लेषक की नियुक्ति केंद्र सरकार कर सकती है। ये बात आपकी सेक्शन 13 में बताई गई है। ठीक है, अब आपको याद रखना है सेक्शन 15। सेक्शन 14 को आपको छोड़ना है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है सेक्शन 14। सेक्शन 15 में बताया गया है, अधिनियम या इसके तहत बनाए गए नियमों, आदेशों या निर्देशों के उल्लंघन के लिए दंड का प्रावधान है। जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम में नियम कानून बनाए गए हैं, यदि कोई भी व्यक्ति उनका उल्लंघन करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। ये बात सेक्शन 15 में बताई गई है। इसमें अब दंड कैसे आपको दिया जाएगा? अगर आप पहली बार नए बार आप पहली बार पर्यावरण के को हानि पहुंचाते हो, तो ऐसे में क्या होगा कि आपको 5 साल तक की जेल हो सकती है या 1 लाख रुपए तक का आपको जुर्माना हो सकता है। लेकिन आप फिर भी नहीं मानते हो, इसके बाद भी आप पर्यावरण को हानि पहुंचाते हो या नियमों का उल्लंघन करते हो, तो आप अगर इसमें सेकेंड टाइम पाए जाते हो कि आपने पर्यावरण को हानि पहुंचाई है, तो जिस टाइम, जैसे ये वाला फर्स्ट टाइम जो आपने अपराध किया, ये जब सिद्ध हो जाएगा आपका अधिकार, तो उसके बाद जितने दिन आपके होते हैं दूसरे अपराध को करने के बीच में, ठीक है, पहला अपराध किया, ये दूसरा अपराध किया, तो इसके बीच में जितने दिन हैं, ठीक है, इस हिसाब से पर डे के हिसाब से आपको 5,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ेगा। ठीक है, ये बताया गया है सेक्शन 15 में। और आप एकदम हो ढीठ इंसान, मतलब आप मानोगे है नहीं और पर्यावरण को नुकसान तीसरी बार पहुंचाओगे। तो ऐसे में अगर आप पाए जाते हो तो 7 साल तक की जेल आपको हो सकती है। ठीक है, अब बात करते हैं सेक्शन 16 की। सेक्शन 16 में दिया गया है, कंपनी द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई अपराध। अब कंपनी के द्वारा कोई नियम कैसे कर सकता है अपराध? तो अगर कोई भी कंपनी जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम बनाए इसके नियमों का उल्लंघन करती है, तो कंपनी में का जो संचालक होगा उस टाइम उसको दोषी पाया जाएगा और उसको अपराध के श्रेणी में रख के उसको दंड दिया जाएगा। ठीक है, ये सेक्शन 16 बताती है। सेक्शन 17 की बात करें, अगर धारा 17 क्या बताती है आपको, तो इसमें सरकार के किसी विभाग द्वारा इस अधिनियम के तहत कोई अपराध को बताता है सेक्शन 17। यानी कि सरकार का कोई विभाग है, वो पर्यावरण को हानि या नुकसान पहुंचाता है या जो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है इसके नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसको अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा और जिस विभाग के द्वारा ये अपराध किया जाएगा उस विभाग के विभागाध्यक्ष को दोषी मानकर उसको दंड दिया जाएगा। ये बात बताती है सेक्शन 17। जितनी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बस उतना आप लिखते चलना, आपके क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, अब सेक्शन 17 के बाद आपको सीधा सेक्शन 25 याद रखना है, यानी धारा 25 आपको याद रखनी है। इसमें नियम बनाने की शक्ति के बारे में बताया गया है कि ठीक है, केंद्रीय सरकार राजपत्र के में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों
को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। मतलब पर्यावरण संरक्षण अधिनियम आपका बन गया, लेकिन इसके प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए सेक्शन 25 में नियम बनाने की शक्ति दी गई है, जो कि केंद्र सरकार के हाथ में है। ठीक है, अब आपको याद रखना है सेक्शन 26। सेक्शन 26 में क्या दिया गया है, तो इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद में के समक्ष रखा जाएगा। मतलब जो भी नियम पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के में बनाए गए हैं उसको संसद के सामने रखा जाएगा। लोकसभा राज्यसभा दोनों सदनों में इसको रखा जाएगा। इस अधिनियम के तहत बनाए गए हर नियम को बनाए जाने के बाद जल्द से जल्द संसद के दोनों सदनों के सामने रखा जाएगा। वही चीज़ लिखी है जो मैं बता रहा हूँ आपको। संसद के दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा में जो भी संशोधन होगा या जो भी नियम बनाए जाएंगे इस अधिनियम में, उसके सामने रखा जाएगा। अब बात ये आती है, यह नियम एक सत्र में 2 या उससे ज़्यादा लगातार सत्रों में रखा जा सकता है। जो भी सत्र होते हैं संसद में, उसमें ये एक बार या एक से ज़्यादा बार रखा जा सकता है। ठीक है, अब क्या होगा, अगर दोनों सदन नियम में बदलाव करने पर सहमत हो जाते हैं तो नियम बदलाव के बाद लागू होगा। जैसे केंद्र सरकार ने कोई नियम बनाया तो उसमें क्या, अगर दोनों सदन चाहते हैं कि नहीं ये नियम ना बने, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए, तो केंद्र सरकार को बदलाव उस पर करना पड़ेगा और बदलाव करने के बाद ही वो नियम लागू होगा। ठीक है, फिर दिया हुआ है अगर दोनों सदन नियम को लागू न करने पर सहमत हो जाते हैं तो नियम निष्प्रभाव हो जाएगा। अब दोनों संसद के दोनों सदनों के ऊपर ये होता है कि अगर वो नहीं मानते हैं कि ये नियम लागू होना चाहिए तो वो नियम खत्म हो जाएगा, उसको लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा था पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अब छोटा सा टॉपिक है तुम्हारा जल प्रदूषण अधिनियम 1974। इसमें बस कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो इसको अनुमति कब मिली, 23 मार्च 1974 को इसको अनुमति मिलती है। लागू ये 23 मार्च 1974 को होता है और सेम डेट पे लागू होता है। ठीक है, फर्स्ट टाइम ये 12 राज्यों में लागू होता है। मतलब पहली बार जब ये अधिनियम आया था तो पहले 12 राज्यों में लागू हुआ था। किन राज्यों में लागू हुआ था नाम याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन 252 के पहले संविधान संशोधन के बाद ये पूरे भारत में लागू हो जाता है। अगर इसमें जो नियम बनाए गए हैं जल प्रदूषण अधिनियम में जो भी नियम है उनका आप उल्लंघन करते हो तो पहली बार उल्लंघन अगर आप करोगे तो 3 माह की सजा या 10,000 का जुर्माना या दोनों हो सकता है। अगर आप सेकेंड टाइम उल्लंघन करते हो यानी दूसरी बार उल्लंघन करते हो तो दोष सिद्ध के बाद जितने दिन है पर डे के हिसाब से 5,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे जुर्माना के रूप में। ठीक है, आई होप इतना समझ आ गया होगा कि दोष सिद्ध क्या होता है। जैसे पहली बार आपने कोई कांड किया है तो ये अपराध जब आपका साबित हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, तो उसके बाद का दूसरा अपराध जब होगा तो इसके बीच में जितने दिन हैं वो दोष सिद्ध के बाद के दिन होते हैं और इस हिसाब से 5 दिन के 5,000 पर डे के हिसाब से आपसे लिए जाएंगे। दूसरा अधिनियम आता है वायु प्रदूषण अधिनियम 1981। इसको अनुमति मिलती है 29 मार्च 1981 को और ये लागू होता है 15 मई 1981 को। दोनों चीज़ें आपको लिख लेनी है और दोनों चीज़ें याद करनी है। फर्स्ट टाइम उल्लंघन, पहली बार अगर आप इस अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करते हो तो 3 माह की सज़ा या 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों हो सकता है। और अगर आप दूसरी बार इस नियम का उल्लंघन करते हो तो 10,000 रुपये पर दिन के हिसाब से आपसे जुर्माने के रूप में लिए जाएंगे। तो ये था तुम्हारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, कमेंट सेक्शन ऑन है। अगर पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना और ऐसे ही और टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।